हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीएम क्लासेस। हमारे पिछले क्लासेस में हमने सेल थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये सब टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल ऑर्गेनेलीज यानी कोशिकांग। तो हम वन बाय वन कोशिकांग इसमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेलीज। तो कोशिकांग होते हैं कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले दोहरी झिल्ली वाले, मतलब जो कि कोशिकांग है इनके चारों तरफ कितनी झिल्ली पाई जाएगी, ये झिल्ली है या नहीं, इसके हिसाब से या इनके बेसिस पे ये 3 प्रकार के। सबसे पहले है डबल मेम्ब्रेनस यानी दोहरी झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेनस। उसके बाद में आते हैं एकल झिल्ली युक्त यानी सिंगल मेम्ब्रेनस। और लास्ट में वो सेल ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस करेंगे जिनके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी कि वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, झिल्ली विहीन होते हैं। तो इसके हिसाब से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दोहरी झिल्ली वाले कोशिका कौन कौन से हैं उनके नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले होगा यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ हम इसको प्लास्टिड को भी इसके साथ ही स्टडी करेंगे। इसके बाद में दूसरा कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली वाला है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में एकल झिल्ली में हमारे पास काफी कोशिकांग आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गए अंतःद्रवी जालिका, ER जिसको कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम ER लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। इनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमारे पास आता है रिक्तिका, वेक्यूल्स, जो को अधिकतर प्लांट सेल में बड़ी पाई जाती हैं। इसके बाद स्फीरोसोम, प्रोक्सिसोम, एंड ग्लाइडोक्सिसोम। एक और ले गया मेरे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये तो है हमारे पास एकल झिल्ली वाले, अंतःद्रवी जालिका, लाइसोसोम, रिक्तिका, स्फीरोसोम, प्रोक्सिसोम, ग्लाइडोक्सिसोम एंड गोल्जी कार। इसके बाद में हमारे पास आते हैं झिल्ली विहीन कोशिकांग। तो इसमें हम मेनली 2 ही स्टडी करेंगे, एक है राइबोसोम और दूसरा है तार्किका, सेंट्रोसोम। ये 2 हम झिल्ली विहीन में स्टडी करेंगे। तो ये इन सभी को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। आज का हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये सभी याद रखने, अलग अलग पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न में से दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो उसमें से अगर ये 2 नाम है तो आपको उनमें से कोई भी टिक करना है, अगर इनमें से कोई है तो वो टिक नहीं करना। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड यानी लवक, और जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे हरित लवक को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक ये पादपों में पाए जाते हैं, जो कि उनकी विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं। तो प्लास्टिड शब्द सबसे पहले हेकल नामक साइंटिस्ट ने दिया 1865 में, 1865। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस प्लास्टिड में, ये प्लास्टिड अधिकतर पाए पादपों में ही जाते हैं, और पादपों में भी वो स्पेशल प्लास्टिड जो कि उसको हरित लवक यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाले
करने वाले लवक को इन्होंने खोजा और इनको एक नाम दिया क्लोरोप्लास्ट। तो उन साइंटिस्ट का नाम था शिम्पर। शिम्पर ने 1885 में जो प्लांट्स में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी जो कह सकते हैं लवक होते हैं, उनको क्या नाम दिया? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। अब इसके अलावा प्लास्टिड मतलब कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनके अंदर इनके कलर के हिसाब से हो सकते हैं, यानी इनमें कलर हो सकता है, कलर नहीं भी हो सकता। इनकी शेप अलग अलग, कुछ डिस्क लाइक होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ लंबे छड़नुमा होते हैं। तो इनकी अलग अलग शेप होती है। तो हम इसमें सबसे पहले प्लास्टिड के टाइप्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिक मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। वर्णी लवक, यानी वो जिनके अंदर कलर होता है। दूसरा अवर्णी लवक, वो जिनमें कलर नहीं होता, यानी ये कैसे होंगे? रंगहीन। और तीसरे होते हैं हरित लवक। अब ये वैसे तो वर्णी लवक ही है, लेकिन वर्णी लवक में आप हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंग युक्त लवकों को पढ़ेंगे और हरित लवक को हम अलग से स्टडी करेंगे। तो वर्णी लवक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वर्णी लवक होते हैं वो अधिकतर जैसे कि बीजों में या जो परिपक्व फल होते हैं, उनके जो फल का गुद्दा होता है उनके अंदर पाया जाता है, पल्प में पाए जाते हैं ये अधिकतर। इसके साथ साथ जो वर्णी लवक होते हैं ये फलों के जो बाह्य दल होते हैं उनके रंगों में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कलरफुल यानी कि रंगीन लवक होते हैं। जिसे आपने देखा होगा टमाटर का रंग, गाजर का रंग, फूलों के विभिन्न कलर। तो जैसे कैरोटीन वर्णक है वो एक वर्णी लवक है, उसकी वजह से गाजर कैसी होती है? लाल होती है। लाइकोपिन वर्णक के कारण टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। अलग अलग पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से, जैसे ज़ैंथोफिल पिगमेंट येलो कलर के लिए उत्तरदायी होता है। तो वर्णी लवक कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। ये इसमें अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास अवर्णी लवक जो कि रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस। जैसे कि ऑयल, जिसे हम कह सकते हैं तेल वाले बीज होते हैं, उनमें जो कलर होता है वो रंगहीन होता है। इसके साथ साथ फल होते हैं, उनका भी कुछ हिस्सा रंगहीन होता है। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, शुष्क फलों के अभी अंदर का हिस्सा जो रंगहीन होता है, उनमें कौन सा लवक पाए जाते हैं? अवर्णी लवक। और तीसरे होते हैं जो हरे रंग के होते हैं और पादपों में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। ये सब जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये पौधे के लिए मेन कह सकते हैं पिगमेंट होता है, बाकी एसेसरी पिगमेंट होते हैं। तो इनको हम वन बाय वन अब स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्णी लवक। तो वर्णी लवक हमने इसके नाम से स्पेशल बता दिया कि ये रंगीन होते हैं। रंगीन यानी लाल हो सकते हैं, ये पीले भी हो सकते हैं, लेकिन हरे नहीं होंगे। इसके हिसाब से नारंगी हो सकते हैं, जो कि अलग अलग फलों में ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? फल व पुष्पों के कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं, ताकि ये कीटों को आकर्षित कर सकते हैं परागण की वजह से। इसके साथ साथ जो वर्णी लवक होते हैं वो फलों को आकर्षक बनाते हैं। इसके बाद में हमारे पास दूसरे वर्णक आते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक भी हम पढ़ते हैं। इसके अंदर हम 3 प्रकार पढ़ते हैं। वो लवक जो कि स्टार्च, यानी कुछ पौधे के फल होते हैं जिनके अंदर स्टार्च पाया, जैसे कि आलू में स्टार्च पाया जाता है। तो ये जो जिन लवकों में, जिन अवर्णी लवकों में स्टार्च पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एमाइलोब्लास्ट। और जिनमें वसा पाई जाती है उन्हें कहते हैं इलियोब्लास्ट। और जिनमें प्रोटीन पाई जाती है उन्हें कहते हैं एल्यूमिनो।
तो ये इस हिसाब से होता है जैसे कि एमाइलोप्लास्ट एमाइलम से नाम से जुड़ा है, अर्थात जिन भागों में स्टार्च पाई जाती है, जैसे कि हम कह सकते हैं जो जितने भी सीरियल्स होते हैं जैसे कि अनाज होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। इसके साथ साथ आलू होते हैं, कंद होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। इलियोप्लास्ट यानी वसा यानी तेल युक्त जो बीज होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इसके साथ जो एल्यूमिनोप्लास्ट होता है जो प्रोटीन के लिए उत्तरदायी होता है वो सभी दालों में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम इनके यूजेस पढ़ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दालों में या तेलों में जो वर्णक पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अवर्णीय लवक होते हैं। तो ये 3 प्रकार इसके अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये कैसे होते हैं, अधिकतर कैसे होंगे, ये रंगहीन होते हैं और पौधों को ये जो भी मतलब प्रोडक्ट होते हैं वो प्रदान करते हैं। इसके बाद में थर्ड और हमारा जो मेन है वो है हरित लवक, और उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे मेन पिगमेंट है और इसके अंदर जो कि पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। इसी साथ साथ जो हरित लवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में हम सबसे पहले इसकी खोज की बात करते हैं। खोज, हरित लवक की खोज के बारे में वैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि शिम्पर ने हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी और इसको नाम भी दिया था, क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका दोनों ही बात होगी कि इसकी खोज किसने की, शिम्पर ने, नाम किसने दिया, शिम्पर ने, और क्या नाम दिया था, क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक कोशिकांग बहुत ही मुख्य है, कह सकते हैं पादप का सबसे मेन कोशिकांग है, जिसकी वजह से पादप प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और स्वकोशी होते हैं। तो ये क्या करता है, हरित लवक जो कोशिकांग है वो सूर्य की एनर्जी को कैप्चर करके और उसको फूड में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक डिस्क शेप कह सकते हैं, तश्तरीनुमा दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। आपको ये मेन याद रखना है कि हम दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग पढ़ेंगे, जिसमें से एक है हरित लवक और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हरित लवक है वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है जिसमें 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे पेरिप्लास्टियल स्पेस कहते हैं। ये बाहरी झिल्ली है और ये इसकी आंतरिक झिल्ली है। संरचना में ये कैसा होता है, डिस्क लाइक होता है, डिस्क नुमा यानी तश्तरी नुमा होता है, चपटा होता है, गोल। और इसमें क्या पाए जाते हैं, वो बहुत सारी लैमेली और थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। लैमेली थाइलेकोइड के साथ साथ इसमें जो मेन इसका जो द्रव है, कणिकीय द्रव होता है जो इसके बीच में धात्री जैसे पाई जाती है वैसे पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब हम बात करते हैं इसमें लैमेलीज क्या होती है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की नलिकीय संरचनाएं होती है जिनको हम लैमेली कहते हैं। और ये लैमेली बीच बीच में क्या हो जाती हैं, इस प्रकार से गोलाकार बंडल के रूप में व्यवस्थित होती हैं और इस एक गोलाकार संरचना को हम थाइलेकोइड कहते हैं। और जब ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक सिक्के के चक्के के समान जमा हो जाते हैं तब इस संरचना को हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। इस प्रकार से ये एक के बाद एक व्यवस्थित होते हैं और हरित लवक की संरचना को बनाते हैं। और इसमें बीच में जो भरा हुआ जलनुमा कह सकते हैं द्रव्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा या पीठिका। जिसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम होता है, कुछ राइबोसोम होते हैं 70 इस प्रकार के राइबोसोम होता है। इसका सर्कुलर आकार का डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, ये इसके स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें ये बीच में जो नलिकाकार संरचना है उसको क्या कहेंगे, लैमेली।
और इसके बाद में जो ये गोलाकार संरचनाएं होती हैं, इसको एक संरचना को हम कहते हैं थाइलेकोइड। और जब ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं और सिक्के के चट्टे के समान लगते हैं, और उस संरचना को हम क्या कहते हैं, ग्रीना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीना पाया किस में जाता है। तो ग्रीना किस में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के यहाँ पर इसके जो ग्रीना पार्ट होता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया केंद्र बनते हैं। इसके साथ साथ इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसको CO2 और जल के साथ मिलकर भोजन का निर्माण करता है। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्वांटासोम वास्तव में वो प्रकाश ग्रहण करने वाला एक केंद्र होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और बाद में अभिक्रिया केंद्र यानी क्लोरोफिल ए को दे देता है, और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया स्टार्ट होती है, जो कि हम डिटेल में प्रकाश संश्लेषण टॉपिक में करेंगे। तो ये हमारे पास प्राथमिक, भित्ति, द्वितीय, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, और इसके बीच में पाया जाता है पेरिप्लास्टियल स्पेस। स्पेस या स्थल, ये बीच में जो जगह होती है उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी एंजाइम पाए जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है, जो ये दो कोशिकांगों में लागू होती है, कि जो हरित लवक है यहाँ पर उसका अपना क्या होता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और आपने जब हमने स्टार्ट में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस, तो 70S यानी 70S राइबोसोम हमेशा ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके बाद में इसमें क्या पाया जाता है, अपना वर्तुलाकार DNA पाया जाता है। इसलिए जो हमारा हरित लवक है उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्तशासी अंग, यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। इस प्रकार से, क्योंकि इसका खुद का अपना राइबोसोम है तो ये प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, DNA है तो ये रेप्लिकेशन कर सकता है, अपना जेनेटिक मटेरियल बना सकता है, इसलिए इसे लेकिन ये रहता किसमें, एक कोशिका के अंदर ही रहता है, कंप्लीटली अलग से ऑर्गन नहीं है, इसलिए अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो दो कोशिकाओं के लिए आती है, एक तो हरित लवक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे पास हरित लवक की संरचना थी। इसके साथ साथ दो क्वेश्चन यहाँ पर और बनते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो इस जो हरित लवक के कौन से भागों में होती है। तो यहाँ पर अपने को याद रखना है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया यानी जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हम पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया वो तो होती है ग्रीना भाग में, कौन से भाग में, ग्रीना यानी इस पार्ट में, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा भाग में, यानी जो बीच का ये सारा भाग, ये कौन सा भाग है, स्ट्रोमा भाग। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो अब हमारे पास आगे तो सबसे मेन कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो अब हम इसका डिटेल में करेंगे फंक्शन, यानी हरित लवक के कार्य। तो हरित लवक पादपों में पाया जाता है, सभी पादपों में पाया जाता है, और ये प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो इसके कार्य सबसे पहले यही का बात कर सकते हैं, मेन कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य है। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य करता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके, यानी CO2 और जल को मिलाकर ये क्या करता है, वो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन देता है। इसके साथ साथ जो विषैली गैस है CO2 उसको ग्रहण करके
करके भी एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है। इसके साथ साथ ये प्रकाश शोषण का भी स्थल है। प्रकाश शोषण वैसे तो 3 कोशिकांगों में होता है, जिसमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है हरित लवक और एक है पेरोक्सिसोम। ये तीनों कोशिकांगों में मिलकर जो प्रोसेस होती है प्रकाश शोषण की, तो उसमें भी ये भाग लेता है। इसके साथ साथ अगर हम लवकों की बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया है कि लवकों में तेल पाया जाता है, इसके साथ साथ प्रोटीन यानी दालों में प्रोटीन पाया जाता है। तो लवक इन सब खाद्य पदार्थों का भी संचय करते हैं। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है इसके साथ साथ जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ही ग्रेना भाग में और अप्रकाशिक उसके स्टोमा, यानी प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया के जो केंद्र हैं वो भी क्या है हमारे पास हरित लवक में ही है। तो ये सब जो फंक्शन है वो हरित लवक के। सबसे मेन तो प्रकाश संश्लेषण का ही है। इसके अलावा ये पेरोक्सिसोम के साथ मिलकर क्या करता है, प्रकाश शोषण। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।